गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करें। चलो, तो बउआ लोग, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़े थे? तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? चलो, लेकिन उससे पहले अपने प्यारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर एक बार कन्वेंशंस को थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए प्लीज। ओके, तो कन्वेंशंस रिकॉल कर ले क्या? आ जाओ। तो चलो बउआ लोग, कन्वेंशंस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर कन्वेंशंस में हम लोगों को इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है। तो इंस्टीट्यूट ने बच्चों हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ने को कहा है। पहला, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, पहला टॉपिक हम लोग अभी वो पढ़ेंगे। दूसरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। बच्चों अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, अभी हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, प्रीवियस टॉपिक का एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, अच्छा। चौथा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आज एक बार डिटेल में समझाते हैं आपको। तो पहला सवाल कि सर ये तो बता दीजिए कि कन्वेंशन क्या है। पहली बात, सर जब कन्वेंशन समझा दीजिएगा तो ये चारों चीजें समझ लेंगे। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम से परमानेंटली सेट हो जाए। लेट्स मूव। बच्चों पढ़े, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ाया था। क्या बताया था बच्चों? अगर आपको विजिबिलिटी थोड़ा छोटा होगा ना तो आप जूम कर लीजिएगा, वो आपको वहां से ठीक हो जाएगा फॉन्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशन, बच्चों कन्वेंशन का मतलब क्या है? देखिए, कन्वेंशन हम उस रीति रिवाज को कहते हैं जो एक लंबे वक्त तक अगर चले ना तो वो रूल बन जाता है। इस बात को समझिएगा बच्चों, रूल बन जाता है। जैसे हमारे देश में जो दहेज प्रथा है वो रूल बन गया है। राजा ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन फॉलो होने लगा। ऐसा लग रहा है कि वो बुराई हमारे समाज का एक हिस्सा बन गया है, रूल नहीं। उसी तरह से कन्वेंशंस को कहा जाता है बच्चों कि कन्वेंशन वो कस्टम है, वो रीति रिवाज है, वो यूसेज है जो लंबे वक्त तक इस्तेमाल हुआ अकाउंट्स में, वो रूल बन गया। इसका मतलब हम इसको शॉर्ट में कह सकते थे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइन। क्या है ये? गाइडलाइन है। देखो, हम हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपके आंसर जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये सब बातें याद रहे। क्या है? गाइडलाइन है, यूज टू हेल्प द कंपनीज। कंपनी को क्या करती है? हेल्प करती है। कैसा हेल्प करती है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। मतलब उन्हें किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, किस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? यहां तक बात समझ में आया? अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहता है। कहता है अकाउंटिंग कन्वेंशन इज अ कॉमन प्रैक्टिस। देखिए, थोड़ा देर पहले मैंने आपको यही कहा था, ये कस्टम है, एक कॉमन प्रैक्टिस है जो इतने लंबे वक्त से इस्तेमाल हो रहा है ना, जैसे वो समाज का, सॉरी टू से समाज कहना गलत होगा, अकाउंट्स के समाज का, अकाउंट्स की दुनिया का क्या बन गया है? एक लॉ बन गया है, एक रूल बन गया है। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना लंबा खींचा है कि लॉ भी नहीं रहा, लॉ बन गया है। नहीं, छोटा रहता तब ना लॉ बोलते हैं, इतने लंबे अरसे से आ रहा है कि लॉ बन गया है। खैर, ये तो मजाक की बात होगी, वापस आते हैं। तो सर क्या ये गाइडलाइन है? हाँ सर, बिल्कुल ये एक गाइडलाइन है। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? ये मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया और पहले भी बताया। अब देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। सर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हम किसे कहते हैं? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, इशिका बेटा पढ़ा था? चलो आओ, देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है। देखो बच्चों, क्या कहता है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस। बच्चों, हर एक फ्यूचर लॉसेस को एंटिसिपेट कर लो, लेकिन फ्यूचर इनकम को एंटिसिपेट मत करो। वाह सर, ये क्या बात हो गई? हाँ बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि भविष्य में होने वाले हर एक लॉसेस को पहले से प्रिडिक्ट कर लो, पहले से अनुमान लगा लो, और सिर्फ अनुमान मत लगाओ, उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। तो बच्चों, हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते थे ना, दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ।
सेफ साइड खेलने का सबसे अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल, मम्मी रिजल्ट पूछे तो घर में सबसे पहले यही लाइन को जानती है मम्मी, इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, किसी का अच्छा मार्क्स नहीं आया। अच्छा, और प्लेइंग सेफ, बाद में अपना बताओ, पहले दिमाग में तुम तो ये भर रहे हो मम्मी पापा के कि यूनिवर्सिटी ने इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, सबका खराब है। अच्छा, इनडायरेक्टली तुम आंसर दे रहे हो कि उस सब में हम भी तो आते हैं। दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। यही है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। हम आपको बताए भी थे, हमारा एक मित्र है वो ऐसे ही करता था। अच्छा, और ऐसा नहीं है बच्चों, स्कूल में सबको अच्छा नंबर आया एक्सेप्ट प्रतीक, वो हमारा मित्र था। अच्छा, उसका नंबर सबसे नीचे से हम लोग ढूंढ लेते थे। ड्रेस पहन के हर दिन निकलता था। अच्छा, उनकी मम्मी टीचर हैं, दोनों टाइम पर रेडी हुई, बस फर्क है कि आंटी दूसरे स्कूल की टीचर थी और हम लोग डीएवी में पढ़ते थे। दोनों साथ निकले, आंटी का स्कूल बस लेके उधर की तरफ, आइए लौट कर घर की तरफ। तो देखिए, हम बताना ये चाह रहे हैं, सबसे पहले रिजल्ट के दिन उसका फोन आएगा और पूछा कितना नंबर आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि 82% आया है तो हमको आंटी को बताना है 62। क्यों? ताकि उसको डांट ना पड़े, सबका खराब है, देख लीजिए इसका कौन सा अच्छा है। अब मित्र है, फॉलो तो करना पड़ेगा, नहीं तो मारेगा बाहर में, ये भी दिक्कत है। तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? कहता है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। ये सब लाइन हम इसलिए लिखे हैं ना ताकि आपका आंसर एग्जाम में इंप्रेसिव बने। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है बउआ? ये कहता है हर एक प्रोस्पेक्टिव, हर एक फ्यूचर लॉसेस को प्रिडिक्ट कर लो, लिख लो, एंटिसिपेट कर लो, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो। अब देखो बच्चों, यहां से ना कुछ कॉन्सेप्ट आया। जैसे देखे, हम लोग बच्चों प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि मेरा बिजनेस ट्रेडिंग है, रिटेल है, पैसा डूब सकता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, देखो हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एक प्यारा स्टूडेंट है, नाम है नीतीश, कुछ सोच रहा है और मुस्कुरा रहा है, और जब चैप्टर निकल जाएगा तो कहेगा सर हम नहीं समझे। अब बताओ, अब हम इसको मारे कि नहीं मारे? सीबीएसई के गाइडलाइन में है कि नहीं छोड़ना है? इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन में है जी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहा है कि आप अपने स्टूडेंट को नहीं मार सकते, नहीं कहा है, तो हम कूटे इसको? मने मन किसको याद करता है, मुस्कुराता अपने आप में। हाँ ठीक है, हमको समझ में आया, तुम उनको याद कर हैप्पी होते हो, इतना क्या कि हम पढ़ा रहे कंजर्वेटिज्म और तुम सोच रहे हो। अब बताओ, अब आते प्रैक्टिकल, तुम्हारे लाइफ को कनेक्ट करते हैं। जरूरी है तो तुमको मिलेगी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली। तुमको मामू भी तो बना सकती है, फ्यूचर में अपने बच्चे से मिलाई, कहीं मिलो मामू तो मारेंगे तुमको, नो कमेंट्स। हंसती है। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दोगे ना? हाँ गुड बॉय। पढ़ा रहे हैं अपने मने मन मुस्कुरा सोच के, ये क्या बात हो गई लड़की? चलो नेक्स्ट सुनो बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। नेक्स्ट बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। याद है बच्चों, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़े थे कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विचएवर इज लेस, दोनों में जो छोटा होगा आप उसको फॉलो करना। बच्चों आप सोचो ना, ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है ना, है कि नहीं है? प्लेइंग सेफ है ना। हम लोग कम वैल्यू लिए बच्चों, ताकि अगर फ्यूचर में कम भी कॉस्ट आए तो हमें कोई घाटा ना लगे। बताओ बच्चों, ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, लेकिन हर एग्जाम्पल तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, अब सुनो, इस प्रिंसिपल का यूज करने से अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला, इनकम स्टेटमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों इसका मतलब प्रॉफिट कम दिखेगा, है ना। जब तुम प्रोविजन बना लेते हो बैड डेब्ट्स के लिए, प्रोविजन बना लेते हो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए,
प्रोविजन बना लेते हो क्रेडिटर्स के लिए बच्चों, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट दिखेगा, और इनकम स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कम तो होगा ना बच्चों। इसका मतलब तुम अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज कर दिए। आर यू एग्री? ये पूछ सकता है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज यस। बच्चों क्या बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा? हाँ। सोचो ना बच्चों, जब तुम डेटर से बैड डेब्ट्स को लेस करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को माइनस करते हो, तो डेटर का वैल्यू कम होता है। प्रोविजन लाइबिलिटी क्रिएट करती है, तो लाइबिलिटी का वैल्यू आपका बढ़ता है, तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, शॉर्ट में अब नीतीश इसको समझाएगा, क्योंकि यही मन मन हंस रहा था। नीतीश मेरे भाई बताओ, सीबीएसई के स्कूल में तो तुम हो नहीं कि हम तुमको नहीं डांट सकते, एज पर सीबीएसई गाइडलाइन तुम केस कर देते, पुलिस हमको ले जाती। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सिलेबस है, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चा ना पढ़े तो सर कुटिए। अब हम कुटेंगे, तुम बताओ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में क्या पढ़ा है? बताओ क्या मिला सोचकर? सुने भी नहीं, जवाब नहीं ना मिला, मत सोचो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सीए में बनोगे तो हो सकता है मिल हो जाए। आदित्य, हाँ जॉब करता है उसके लिए पहले से हम लोग प्रोविजन बना के, वेरी गुड। इसका मतलब कि हमें हर एक लॉसेस को पहले से एंटिसिपेट करना है, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना। बच्चों इसका मतलब एक फ्रेज इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये वो गेम है जिसमें हम हमेशा खुद को सेफ साइड रख रहे हैं। बच्चों अकाउंटेंट वो गेम खेलेंगे जिसमें वो अकाउंट्स को घाटे से प्रॉफिट मतलब खुद को साइड रखते हैं। अच्छा, नटशेल में हम ये कह सकते थे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव, बच्चों प्रोस्पेक्टिव शब्द समझते हो ना, फ्यूचर, वाह वाह उज्जवल वाह, प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रोस्पेक्टस। अरे भाई तुमको भी हमको आगरा भेजना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब बेटा फ्यूचर है, फ्यूचर लॉसेस को प्रेडिक्ट करना है, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेडिक्ट नहीं करना है। बच्चों दिमाग में सेट हुआ? ऑल क्लियर? अच्छे से? तान्या क्लियर है? रिमी क्लियर है? इशिका, उज्जवल, अभिषेक, अर्चना, नीतीश, तो क्लियर है आप लोगों को सबको? आदित्य देखिए भैया सुन लीजिए, उन्हीं के जैसा आप भी खोए रहते हैं, बस फर्क है खुदाता है आप सीरियस होकर सोचते हैं। तो यहाँ देखिएगा, चले देखिए भैया चले। हाँ कहाँ है आपके मित्र, कहाँ रह गए हैं? को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर ले, एक बार लाइफ सेट हो गया तो सबके काम आ सकता है, लाइफ सेट नहीं हुआ किसी के काम नहीं आ पाते। तो समझ रहे हैं आप? हाँ बात सही है, ज्ञान दीजिएगा दोस्ती भी खराब हो जाता है। ठीक है छोड़ दीजिए, हम ही ज्ञान देंगे, इससे भी तो टीचर को गाली सुनना ही होता है। ठीक है सुन लेंगे। हाँ स्टूडेंट्स तो अच्छा खासा बात पीछे सुनाते ही हैं। चलो बच्चा लोग, बातूनी लड़की, चलो ध्यान दो। आज हम लोग फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। बच्चों कॉन्वेंशन में कितना हम लोग पढ़ना है? 4, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, और बच्चों कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। चलिए कंसिस्टेंसी में आए। देखिए कंसिस्टेंसी क्या कहता है बच्चों? हाँ सुनना, कंसिस्टेंसी याद है स्कूल डेज में पहली बार हमको डांट पड़ा, मतलब डांट तो बचपन से ही खा रहे लात, लेकिन टीचर ने बहुत भारी भरकम शब्द किया, तुम कंसिस्टेंट ही नहीं रहते हो क्लास में। अब भैया बचपन से रेगुलर वर्ड सुने थे तो ये बहुत भारी लगा कि लगता है कुछ अच्छा है, मैडम कुछ अच्छा बोली है। बाद में पता चला अच्छा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि रेगुलरिटी रहो, क्लास में रेगुलर आया करो, टाइम से आया करो ताकि कुछ समझ में आए। अब देखिए अकाउंट्स में इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कंसिस्टेंसी कंजर्वेटिज्म कहता है, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली
कि अकाउंट्स में जिस मेथड को आप एक बार फॉलो करते हैं, जिस प्रिंसिपल को एक बार फॉलो करते हैं, एटलीस्ट आप उस प्रिंसिपल पे स्टिक रहिए, टिके रहिए और उसको लगातार कुछ सालों तक इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक सवाल है, सर अगर हम गलत राह पर चल रहे हैं तो? सवाल तो जेन्युइन है ना। कहने का मतलब सर अगर हम गलत प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, गलत कैलकुलेशन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। पहला इसको समझिए, अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म कंसिस्टेंसी में कहा गया है कि कृपया एक चीजों को कंसिस्टेंट फॉलो कीजिए, उसे बार बार मत बदलिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए बच्चों, मान लीजिए हम लोग डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर रहे थे, ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा। पहला साल हमने WDV फॉलो किया, WDV WDV WDV। अब देखिएगा दूसरा तरीका, पहला साल WDV, दूसरे साल SLM, तीसरे साल सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, चौथे साल SLM। आपको लग रहा है बच्चों कि ये मेथड कंसिस्टेंट है? बच्चों अगर तुम मेथड को कंसिस्टेंट नहीं रखोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, जो फाइनेंशियल पोजीशन आएगा, क्या वो कंसिस्टेंट रहेगा उज्जवल? नहीं ना, वो भी तो गलत होगा। तुम मेथड बदल रहे हो तो तरीका भी बदल रहा है, कैलकुलेशन का जो आंसर आ रहा है वो भी तो गलत हो रहा है। इसका मतलब बच्चों हम कभी कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार मेथड बदलने से प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन फ्लक्चुएट करेगा, आपका इनकम फ्लक्चुएट करेगा। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, आप कैसे कंपेयर करोगे कि आपकी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या कंपनी का डाउनफॉल हो रहा है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है या परफॉर्मेंस गिर रहा है? हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं ना, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? देखिए इसका ये मतलब हुआ बच्चों, कंसिस्टेंसी ये कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड नॉट चेंज और मस्ट रिमेन अनचेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल ईयर। कम से कम आप इसको लंबे वक्त तक इस्तेमाल करो। एग्जांपल बच्चों, हेम्योपैथी मेडिसिन, कोई आदमी मुश्किल से 1 वीक खाएगा और सोचेगा कि उसका इंपैक्ट, उसका आउटपुट दिखे, ऐसा नहीं है। हेम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी डिजीज को एकदम रूट कॉज से ठीक कर देता है, लेकिन उसे कंज्यूम करना पड़ेगा लंबे वक्त में। देखो मैं इस एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूं, इमेजिन करो आप किसी पेशेंट का तुरंत तुरंत मेडिसिन का तरीका बदल रहे हो। कभी आप उसे इंग्लिश मेडिसिन खिला रहे हो, कभी आप आयुर्वेदिक पर ला रहे हो, कभी होम्योपैथी पे ला रहे हो। तो जब बार बार दवाइयां बदलोगे तो उस पर इम्पैक्ट भी तो अलग अलग तरीके से होगा। तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि पेशेंट में रिकवरी हो रही है, सुधार हो रहा है, या उसकी तबियत और धीरे धीरे खराब हो रही है। उसी तरीके से अकाउंट्स है, जब आप कंसिस्टेंट मेथड को फॉलो करेंगे तो जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो बेहतर डिराइव हो पाता है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, आगे चले। अब देखिए सर एक बात बताइए, ये जो कंसिस्टेंसी मेथड है ये क्यों हमको फॉलो करना चाहिए? बच्चों अभी मैंने आपको जस्ट कहा, जब आप कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको ये मदद करता है कंपेयर करने में। मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा बना देता है कि उसमें एक कंपैरिजन क्वालिटी आ जाती है। हम देख पाते हैं कि पिछले साल और इस साल में क्या फर्क है, पिछले साल और फ्यूचर के आगे 2 साल में क्या डिफरेंस है, हमारे लाइफ में, कंपनी के लाइफ में, कंपनी के इनकम में कोई चेंज आया भी कि नहीं आया। लेकिन अब सवाल है, सर एक बात बताइए, अगर हमें मेथड बदलने की जरूरत है तो क्या ये बदलना चाहिए? हाँ बच्चों, आंसर इज यस। अगर लॉ के अकॉर्डिंगली, लॉ कहता है, कंपनी लॉ कहता है, कंपनी एक्ट कहता है कि बदल दो, तो वहां आपको बदलना चाहिए। क्योंकि लॉ अगर कुछ चीजों को कहता है तो सोच समझ के कहता है। अभी मैंने नीतीश को डांटा, तो क्यों डांटा? सोच समझ कर डांटा। सबसे ज्यादा जरूरी लाइफ में खुद को सेटल करना है। दूसरा, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बदलाव लाना, मेथड को चेंज करना जरूरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए, तो जरूर बदलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट दे रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और वो सोच समझ कर देती है ना बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्ट करके देती है ना। तीसरा बच्चों,
सबसे जो इंपॉर्टेंट और अहम जवाब है वो है बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बदलना वो जरूरी हो जाए, अनिवार्य हो जाए, तो जरूर बदलो। अगर उस बदलाव से बच्चों अगर बुरे लोगों से दोस्ती तोड़ने से लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है तो वैसा दोस्ती को त्यागिए। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा, थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप पहले अपना भविष्य देखिए। नहीं, जब तक इस दोस्ती से अलग नहीं होंगे तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त सिर्फ टाइम पास करवाते हैं आपका, घूमना फिरना फालतू का। अच्छा, आपके रूम पर आ गए तो 2-3 घंटा गप्पे मार के निकाल देते हैं कि आपको बाद में पता चलता अच्छा 7 बजे आया था 10 बजा दिया। शायद उस 3 घंटा पढ़ने बैठते तो कुछ तो सीखते भाई। देखिए, जैसे मैंने कहा तो निखिल उज्जवल की तरफ देख रहा है, उज्जवल निखिल की तरफ देख रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है। अब गलती किसका माने, खैर ये दोनों अपने पर याद लेगा किसका गलती है। कंटिन्यू करें, है ना। हाँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो चेंज किया गया है वो प्रॉपरली शो कर दिया जाए। पहला कि जरूर बताइए इंटरेस्टेड पार्टी को कि आपने चेंज क्यों किया, व्हाट, क्या चेंज किया, वाई, क्यों चेंज किया और उसका प्रभाव क्यों दिखा। सुनिए बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाया जाता है? इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए। बैंक, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, है ना, क्रेडिटर्स, सबको, डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर, शेयर में इक्विटी है, प्रेफरेंस है। तो जरूर बताइए कि आपने मेथड क्यों बदला, कौन सा मेथड बदला और उसके बदलने का इंपैक्ट क्या हुआ। कोई दिक्कत? देखिए, इसका हम एग्जांपल आपको देते हैं। याद है बच्चों, जब आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में मेथड को बदलते हैं तो उसका इफेक्ट पीएल पे क्या जाता है वो लेजर पे दिखाया जाता है और वहां लिखा जाता है कि AS10 के अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर रहे हैं, ताकि बच्चों उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो लोग भी देखेगा वो समझ जाएगा कि मेथड को बदला गया है। कंपनी पहले WDV फॉलो कर थी या कंपनी पहले SLM फॉलो कर रही थी, अब WDV फॉलो कर रही है और इसके कारण प्रॉफिट पर ये इंपैक्ट पड़ा। आप दिखाते थे ना, किसके लिए? खुद के लिए नहीं, इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए। तो बच्चों ये कंसिस्टेंसी आपके दिमाग में एकदम से सेट हुआ क्या? आंसर में ये जरूर लिखिएगा कि किस सिचुएशन में बदलना चाहिए मेथड्स को। अगर लॉ कह दे बदल दो तो बदल दो, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट हो जाए तो बदल दो, या बच्चों मेथड बदलने से कहते हैं ना दाग अच्छे हैं। एक्सेल का सॉरी सर्फ का जो प्रचार आता है तो मतलब है तो सटायर, लेकिन सोच कर देखो, कहता है अगर मेथड बदलने से प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए तो वो बदलाव बुरा नहीं है, आप बदल दो। ऑल क्लियर? कोई डाउट है? आंसर अच्छे से लिख पाइएगा? क्या इसको फिर से समझाना है बच्चे? ऑल क्लियर? उज्जवल, नीतीश, क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग होप्स नोट्स बनाए होंगे, है ना? ठीक है, आइए आ जाए कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अच्छा सर, ये मटेरियलिटी का नाटक क्या है? देखिए बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आज फिर से रिकॉल करते हैं। सर कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल मटेरियल आइटम मस्ट बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड। देखिए, जो मटेरियल चीजें हैं इसको हमेशा क्या किया जाए बच्चों? प्रॉपर्ली रिपोर्ट कीजिए। क्यों? वाई सर? इसको प्रॉपर्ली बताना, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखिए क्या बोलता है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल। मटेरियल चीजों को बताने से बच्चों उसमें हो सकता है उसके मतलब में बदलाव आ जाए, मटेरियल फैक्ट्स को बताने से। अब देखिए दिक्कत यहां पर यह है, सर मटेरियल का मतलब क्या समझे, किसको मटेरियल कहेंगे? बच्चों वैसा इंफॉर्मेशन जो सामने वाले के लिए रेलिवेंट हो, वैसा इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो उसको जरूर बताइए, उस इंफॉर्मेशन को जरूर बताइए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों,
कि कुछ चीजें अगले के लिए मटेरियल नहीं है लेकिन दूसरे कंपनी के लिए मटेरियल है। जैसे बच्चों ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। बच्चों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के लिए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो कंपनी ऑफलाइन ट्रेडिंग करती है उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब बच्चों, हर इंफॉर्मेशन हर एक चीजों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कंपनी के लिए वो इंफॉर्मेशन, आपके कंपनी से रिलेटेड लोगों के लिए वो इंफॉर्मेशन अगर जरूरी है तो जरूर बता दो। जैसे मैंने आपको बताया था, आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, 31 मार्च तक, लेकिन अकाउंट्स आपने बनाया 30 मई को, 30 मई को, और 15 मई को बहुत सारा स्टॉक जल गया। क्या ये बात आपको नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, ये मटेरियल है बच्चों। अब सोचिए, इन मटेरियल चीजों को आपकी ऑफिस में, आपकी कंपनी में छोटे छोटे खर्च हो रहे हैं, स्टेपलर, जीरोक्स, चाय। अब बच्चों इन सब को आप अलग से लेजर में प्रेजेंट करने लगोगे, ये इमैटेरियल है। आप लिख दो ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अब उसके लिए आप पीएल में इसको स्पेशल जगह दोगे? टी एक्सपेंसेस, स्टेपलर, पेन, जीरोक्स, ये वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा बच्चों? ये इमैटेरियल है। हाँ, अगर आपकी कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी का शेयर्स परचेज किया 10%, 20%, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेलिवेंट है, आप ये बताओ, आपके शेयर होल्डर को जानना चाहिए। इसके लिए एएस भी बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, आपने पढ़ा होगा, होल्डिंग कंपनी। जो लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके अकाउंट्स उनको याद होगा, पता नहीं होगा। आगे चले, फुल डिस्क्लोजर भी पढ़े हो ना? क्या क्या पढ़े थे, एक बार रिकॉल करो तो होता है बच्चों। हर एक इंपॉर्टेंट चीजों को, रेलिवेंट चीजों को क्या कर दो? डिस्क्लोज कर दो, बता दो। देखो, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है बच्चों? रिक्वायर द मैनेजमेंट टू रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट करो? ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर सवाल बनता है, रेलिवेंट का मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, आप देखिए क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होते हैं, जो यूजर है, जिनको काम है, तो भैया किनको काम है? लॉजिकल सी बात है ना, को है, देखो इन्वेस्टर को, जिन्होंने कंपनी में निवेश किया। कुछ पहले आपको वो छोटा दिख रहा होगा ना स्क्रीन पर, आप जूम कर लीजिए। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, पब्लिक, मैनेजमेंट, टैक्स अथॉरिटी, क्रेडिटर। बच्चों इनको काम नहीं होता क्या? जो कंपनी को लोन देकर बैठे हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, बैंक है बच्चों, पब्लिक है, जनता है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको जरूरत नहीं होती, उनको जरूरत होती है। तो कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं बच्चों? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? हर एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को बता दो। अब रिलेवेंट किसको कहते हैं बच्चों? वैसा इंफॉर्मेशन जो आपके इकोनॉमिक फैसले को बदलने का पावर रखता हो सकता है बच्चों। आप वो जान जाते तो आप कंपनी के साथ डील नहीं करते, आप जान जाते तो कंपनी के साथ डील भी कर सकते थे। कह रहे वाह, कंपनी का परफॉर्मेंस तो इतना बढ़िया है। जैसे बच्चों स्टार्टअप्स का खेल आपको पता है, स्टार्टअप में क्या खेल होता है बच्चों? जो कम पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसके बेवकूफ बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों। जो स्टार्टअप की कंपनी होती है ना, वो प्रॉफिट को ध्यान नहीं देती, खूब सेलिंग पर ध्यान देती है। अभी एक बहुत अच्छी कॉस्मेटिक की कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि लेक्चर यूट्यूब पर भी जाता है, खिसिया जाएंगी वो लोग, शार्क टैंक में आती हैं। हाँ, तो कॉस्मेटिक का है, बाद में बात करेंगे, कोई अर्थ करके नाम है, आगे भर लीजिएगा। हाँ, आगे सुनिए। अभी सेबी ने उन पर बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया है बच्चों। ये लोग खेला क्या करते हैं स्टार्टअप में? ये लोग प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देते, सेल्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इन्वेस्टर हो, आपने मेरे को पैसा दिया 10% के लिए 10 करोड़ रुपया। सोचो, अगर आप 10% के लिए हमको 10 करोड़ दिए तो मेरी कंपनी का वैल्यू कितना हो गया? उसको 100% बना दो, एक कितना, 100 करोड़। 10% को ऑनरशिप दिया, तुमसे 10 करोड़ लिए, 100% कितना है वो अमाउंट? 100 करोड़।
और तुम्हारे पैसों से अंधाधुन प्रोडक्शन किए और खूब बेचे ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर एक प्लेटफॉर्म पर बेचे, खूब नाम कमाए कॉस्मेटिक की दुनिया में कि भैया फुल्ली नेचुरल है, प्रॉफिट नहीं है, सेल्स पूरा है। जब नाम हुआ कोई और इन्वेस्टर फिर ढूंढे, भैया तुमको 10% स्टेक दे रहे हैं, 20 करोड़ चाहिए, तुमने 10% के लिए हमको 20 करोड़ दिया, 100% का कितना हो गया? इमेजिन करो, उसको 100 पे ले जाओ, 200 करोड़। अब लोग जानने लगा भैया कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 200 करोड़। तुमसे जो पैसा लिए उससे खूब प्रोडक्शन किए, खूब प्रोडक्ट बेचे, सेल्स बढ़ा। अब जो थर्ड बंदा है वो ये देखेगा, ओ माय गॉड, पिछले महीने इतना बेचा, इस महीने इतने का टर्नओवर, यार अच्छा तो ग्रोथ है, इतना करोड़ का प्रोडक्ट बेच रहा, आप क्या चाहिए? फिर कोई नया मुल्ला मिलेगा और कंपनी का बाजार में मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा। यही खेल कुछ कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स भी कर रही हैं। जितने बड़े बड़े ब्लैक मार्केटिंग वाले जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिना नाम लिए सुनिएगा, कुछ कुछ साइंस के ऐसे कोचिंग है जो अपने को इतना 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करते हैं। ये कैसे होता है? आपको क्या लगता है सच में वहां इतना 100 करोड़ का पैसा रखा हुआ है? नहीं, वो वैल्यूएशन किया गया है। और जब एक दिन नाम बनेगा ना दोस्त, अपना ओनरशिप बेचकर निकल के खसक जाएंगे और वो कंपनी गिर जाएगी। कितना स्टार्टअप है जो आसमान की बुलंदी को छुआ है, समझे हैं? एक खेल चलता है बच्चों। और जब हर कोई पैसा देना बंद कर दे, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर, तो आईपीओ कर दो, फिर तो जनता बैठी भी है ना बेवकूफ बनने के लिए। इसीलिए सेबी ने उनको रोक दिया। ओके, चले, खेला है कि भैया अब तुम किसको मूर्ख बनाओगी? पब्लिक को। अब पब्लिक तो ठहरी बकलोल। 4500 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन हो गया है उस कॉस्मेटिक के कंपनी का। अब दोनों हस्बैंड वाइफ अपना स्टेक बेचेंगे, हम नाम तो लिए नहीं, दोनों अपना स्टेक बेच रही है। होशियार आदमी सोच सकता है भैया जब इतना मुनाफा है तो जिस कंपनी को तुमने पैदा किया, सींचा अपने खून से, उसका शेयर कोई क्यों बेचेगा भाई, है ना? लेकिन देश में इतना मैच्योर लोग हैं, आंसर है नो। आज भी व्हाट्सएप पे आप कोई मैसेज सर्कुलेट कर दो ना फर्जी, उसको लोग सच मान लेगा। तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, ठीक है? तो क्या बताओ, देखो मैंने रिलेवेंट का मतलब बताया, जो तुम्हारे डिसीजन को बदल के रख दे। तो जैसे बच्चों सेबी ने रोक लगाया ना, बहुत सारे इन्वेस्टर का ध्यान गया, यार सेबी क्यों रोक, क्या क्या इनके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है? तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो ढूंढने लगे, फिर उन लोगों ने अपने फैसले को रोका ना, मेरा पैसा डूबेगा मेहनत का। लेकिन जो बेचारा कम पढ़ा लिखा आदमी है, मेरे जैसा बकलोल है, गंवार टाइप का है, वो जाके अपना मेहनत का पैसा लगा देता है और बाद में रोते रहता है भोकारी पाड़ के, पिपिया पिपिया के, मेरा तो किस्मत ही खराब था, सब डूब गया। ओ माय गॉड, आंसू बहा बहा के। तो बकलोल कौन निकला? हम ना। चले, बोलो यार कोई दिक्कत? तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर समझे? क्या समझे? बेटर प्रेजेंटेशन के लिए और डिसीजंस के रिगार्डिंग हर एक चीज को बताना जरूरी है। इसीलिए तो हम नीतीश को आगाह किए। चलो ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, अब कुछ पूछिएगा तो पूछिए।